एग्जाम वर्ट और आज स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ में। किसी कारणवश आपको लास्ट 2 डेज़ में करंट अफेयर के वीडियोस नहीं मिल पाए थे, बट आज हम पहले बात करेंगे उन लास्ट 2 दिनों के उन करंट अफेयर्स की जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि CU/CET के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इन करंट अफेयर्स के अलावा अलग से किसी करंट अफेयर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर CU/CET लेवल एग्जाम्स। लेकिन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर का PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे एग्जाम वर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसे ज्वाइन करना होगा। आपको जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और बात करते हैं कौन कौन से इश्यूज जो रहे जो कि चर्चा में रहे या जो आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चाहे हम CU/CET की बात करें या फिर अगर अलग जो यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम भी लेती है उसमें कितना यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहला आज हमारे पास बात करते हैं हम 4 मार्च की। 4 मार्च की जब हम बात करते हैं तो 4 मार्च को जो डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा नेशनल सेफ्टी डे है वो कब बनाया जाता है 4 मार्च को। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। आपको पता है कि वर्ल्ड में चाहे कोई भी फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी इंडियन एयरफोर्स हो या फिर दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज में भी क्या है कि फोर्सेस के एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं। इन्हीं के बीच में अभी हमारे देश की वायुसेना एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही है जैसलमेर में जिसका नाम है वायु शक्ति। ठीक है, वायु शक्ति नाम का जो ये एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो इसमें टोटल 148 जो एयरक्राफ्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के वो इस वायु शक्ति में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। वायु शक्ति क्या है? वायु शक्ति एक इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जिसमें 148 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वायु शक्ति जो है ये कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और तीसरा मैक्सिमम बनेगा तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपको पता है चीफ गेस्ट यहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मार्च की। 5 मार्च को क्या बनता है? नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। एक्चुअली अगर हम बात करें 4 मार्च की तो 4 मार्च में इतना बड़ा करंट अफेयर नहीं था कि आपके एंट्रेंस के लिए हम यहाँ करवाएं उसको, यानी हम कहें कि एंट्रेंस के हिसाब से वो उतना यूजफुल नहीं था। इसलिए पूरे 4 मार्च से केवल 3 पॉइंट बनते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जो खासकर एंट्रेंस एग्जाम है उसमें यूजफुल थे। यहाँ 5 मार्च की स्टार्टिंग हो जाती है। 5 मार्च को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक हेरात कहते हैं या फिर नाइट ऑफ हेरा, हम सिंपल भाषा में कहें तो इसे महाशिवरात्रि भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ बनाया जाता है? ये जो फेस्टिवल है हेरात या नाइट ऑफ हेरा जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये नाम दिया जाता है इस फेस्टिवल को जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे क्वेड की। क्वेड की क्यों बात करें? एक्चुअली अभी आपने देखा होगा कि क्वेड का वर्चुअल समिट हुआ था, यानी कि ऑनलाइन समिट हुआ था जिसके अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था। और ये समिट क्यों करना पड़ा उसके पीछे रीजन ये था कि ये समिट करना इसलिए पड़ा कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो इशू चल रहा है उसको लेके ये समिट हुआ था। तो मैं क्वेड की अगर बात करूं तो क्वेड जो लीडर्स हैं इनकी वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी ये होती है किस किस के बीच में? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। सेकंड जो है वो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो इसमें हिस्सा लिया था। उसके अलावा एक PM है जो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। और लास्ट जो व्यक्ति हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस वर्चुअल समिट में थे जिनका नाम है फुमियो किशिदा। ठीक है, ये किस इशू पे था? तो ये पूरा का पूरा जो इशू अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन पे जो अटैक किया हुआ है उसको लेके था, क्योंकि आज जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी कहाँ टिक गई है? जाके रशिया और यूक्रेन के इस इशू पे, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व को इससे खतरा, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं डेंजर कंडीशंस बनी हुई हैं। क्योंकि आज रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, कल वो कोई और कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करेगी, तो ऐसे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर जैसी कंडीशंस बनी रहेंगी। तो पूरा वर्ल्ड जो है आज कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस मामले को ठंडा किया जाए और इसे रोका जाए कैसे भी, तो उसी को लेके। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने अपने लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया है वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे शहरों में आज भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं जिन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अभी चर्चाएं चल रही हैं
खासकर दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तो चल रही है नेटो की, ठीक है, नेटो के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेटो की बात चल रही है और दूसरा चल रहा है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का। अच्छा ये चीज़ समझने वाली कि आखिर यूरोपियन यूनियन जो है उसकी चर्चा भी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। उन्हीं को देख के आपने देखा होगा कि बेलारूस के जो तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, उन्होंने उनका एक पिक्चर वायरल हो रहा था जिसके अंदर ये था कि वो जो मैप दिखा रहे थे कि रूसी सेना कहाँ कहाँ से होके जाएगी, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि मोल्दोवा के ऊपर भी अटैक कर सकता है रूस। तो यहाँ जो मोल्दोवा है ये जस्ट यूक्रेन के बिल्कुल पास में है, और मोल्दोवा और जॉर्जिया जो है इन दोनों ने भी क्या डाला है, एप्लीकेशन डाला है यूरोपियन यूनियन में कि हमें भी यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबरशिप दी जाए, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, जो भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। तो यहाँ अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में इन्होंने ज्वाइन होने के लिए अब एक एप्लीकेशन डाला है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये तो है ही है, रशिया और यूक्रेन वाला जो इशू है ये तो है ही है कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो ये चाह रही हैं कि हम एक बड़े ग्रुप के साथ जुड़ जाएं ताकि हमें भी सिक्योरिटी मिल सके, हम भी सुरक्षित हो सकें, क्योंकि मोल्दोवा हो, जॉर्जिया, बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें एक सपोर्ट मिलता है यूरोपियन यूनियन का या फिर नेटो का, तो ये उस सेंस में कहीं ना कहीं काफ़ी सिक्योर फील करेंगे कि केवल अकेले लड़ने की अपेक्षा ठीक है कि कम से कम आपको ट्रेड के हिसाब से सिक्योरिटी मिल रही है, और हो सकता है कि फोर्सेस के हिसाब से भी एक सिक्योरिटी मिल जाए। हालांकि यूरोपियन यूनियन का कोई फोर्सेस से लेना देना नहीं है। तो यहाँ यूरोपियन यूनियन पे आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप यूरोपियन यूनियन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूएनईए की बात करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। यूएनईए की मैं पहले फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। फुल फॉर्म इसका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब सवाल ये है कि फुल फॉर्म्स का एग्जाम में कितना रोल होता है, तो खासकर वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर जितने भी और यूनेस्को की बात करते हैं, हम डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें, इन सभी के आपको कम से कम फुल फॉर्म्स, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने इसके बारे में भी लिखा है कि जैसे इसका यूएनईए की बात करते हैं हम, तो इसका जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही अगर हम और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यूएन का जैसे हेडक्वार्टर है वो कहाँ, न्यूयॉर्क में, सबको पता होगा। सो इसी तरह जो खासकर ऑर्गेनाइजेशंस प्लस उनकी फुल फॉर्म्स आपके 12th लेवल तक के एग्जाम में बहुत यूजफुल होती हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे फुल फॉर्म्स के लगभग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूएनईए क्या है। अब यूएनईए की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ आपको मैं। यूएनईए की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने एक समिट हुआ है, एक सेशन हुआ था, और ये सेशन का हुआ था नैरोबी में हुआ था। कब से कब तक? फरवरी 28 से लेके मार्च 2 तक। ठीक है, यानी कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक ये सेशन हुआ था। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इस सेशन का जो सब्जेक्ट था वो क्या था? वो था आपका लीगल बाइंडिंग ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी कि सीधा सा ये है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशंस है उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं पूरी तरह बेस्ड था, ताकि एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं उससे बचाया जा सके। मेन रीजन ये है क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? प्लास्टिक का है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, प्लास्टिक का एक और सबसे मेन रीजन ये भी है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, खासकर जो हमारे ओशियंस हैं या जो सी हैं उनमें, क्योंकि जब ये जो जलीय जीव हैं उनके पेट में चले जाए तो ऑफकोर्स वो मर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं वो जो जलीय जीव जंतु जो बना हुआ था एक सिस्टम, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करें, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई करिए प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। आप अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप घर से कैरी बैग लेके जाइए, कपड़े का झोला लेके जाइए, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। और दुकान पे भी जाएं तो वहाँ पे मना करें कि आपको प्लास्टिक नहीं चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आगे आता है आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है ये। इसका हेडक्वार्टर का अगर मैं बात करूँ तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अभी चर्चा में क्यों है वो आपको जानना है, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि आईटीयू जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, इसने अपना एरिया ऑफिस जो है
एरिया ऑफिस और जो इनोवेशन सेंटर है ये ओपन किया है इंडिया में। और इंडिया में ये कहाँ ओपन किया है, ये किया है इन्होंने दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इन्होंने अपना एरिया ऑफिस खोला है, इसलिए ITU यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका फुल फॉर्म ये होता है, आपको याद रखना होगा इसका फुल फॉर्म भी। तो ये अपना ऑफिस एरिया ऑफिस ने दिल्ली में खोला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो लास्ट आज का करंट अफेयर आपके लिए यूजफुल होने वाला है वो है डिफेंस एक्सपो 2022। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर हर साल डिफेंस जो मिनिस्ट्री है इंडिया की वो क्या करती है, एक डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज करती है, जहां पे पूरी दुनिया की डिफेंस कंपनियां आती हैं, इंडिया की डिफेंस कंपनियां आती हैं, अपने वेपन्स को लाती हैं, नई नई टेक्निक्स को लाती हैं, जो कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मीज़ हैं, या फिर हम तीनों सेनाओं की बात करें, एयरफोर्स, नेवी या फिर इंडियन आर्मी, यहाँ उससे जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको यह कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। मोस्टली यहाँ पे जो है वो आर्मी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और गोमती नदी के किनारे डिफेंस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन अब की बार जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, ये होने वाला है आपका डिफेंस एग्जीबिशन पूरा, ये होने वाला है आपका गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर आपको पता होगा गुजरात का कैपिटल है, वहाँ पे ये एग्जीबिशन लगने वाला है। और ये कब से कब तक है, मार्च 10 से लेके मार्च 14 तक, यानी कि 10 मार्च से 14 मार्च तक ये चलेगा, 4 दिन का कंटिन्यू होगा। इसमें पूरे दुनिया के जो डिफेंस रिलेटेड, खासकर जो वेपन्स बनाती हैं, मशीनरीज जो आर्मी के लिए बनाती हैं, वो कंपनियां आती हैं अपनी नई मशीन, नई टेक्निक्स लेके, ताकि आने वाले समय में कैसे सेनाओं को अपग्रेड किया जा सके, कैसे जो हल्के से हल्के वेपन्स सेनाओं को दिए जा सकें, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा एक्सपो होता है। तो ये आज खासकर मैं कहूँ लास्ट 2 डेज का था। और आपसे एक सजेशन चाहूँगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली शायद करंट अफेयर नहीं देख पाते हैं, तो आई प्लान कि आप लोगों को एक वीक टू वीक पूरे वीक का एनालिसिस मिल जाए करंट अफेयर का, CU/CT से रिलेटेड। तो मुझे लगता है बेटर होगा, इस पर अपने सजेशंस में राय जरूर दीजिएगा। और आपको अभी जो करंट अफेयर है डेली का वो कैसा आपको यूजफुल लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जामिया के लिए कोरियन लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं वो एग्जाम वर्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी जामिया कोरियन के लिए क्लासेस जुड़ना चाहता है तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीकेंड पे क्लासेस होती हैं जामिया BA कोरियन के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर नो चार्जेस फॉर जामिया BA कोरियन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एंड जो खासकर PDF की जब मैं बात करूं लास्ट में एक बार फिर से कि PDF अगर आपको चाहिए तो आप एग्जाम वर्ड ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। और मुझे पता है कि PDFs आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में ईजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत कम पॉइंट्स होते हैं, बहुत ईजी होता है पढ़ना कहीं ना कहीं उन PDFs को। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम चीज़ें दी जाए लेकिन यूजफुल ज़्यादा हों। ठीक है, सो गाइज थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।